हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी एक सीए जर्नी की जो सीरीज़ चल रही है, जिसे हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक नए बच्चे की क्वेरी लेते हैं, उनका क्या सवाल है, कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो शुभम जी, बताइए आपका क्या सवाल है? सर आफ्टर सीए आपकी जर्नी कैसी रही? ओके, तो इनका ये कहना है कि भाई आपने तो अब तक बता दिया कि कैसे कैसे जॉब के दौरान स्ट्रगल था या फेलियर या कैसे सीए की शुरुआत की। अब है इनका सवाल कि इतनी फेलियर देखने के बाद, सीए बनने के बाद, जॉब करने के बाद, और ये जो मैंने प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया, क्या उसमें हेल्पफुल रहा ये स्ट्रगल, या सीए के बाद की जर्नी कैसी है? तो क्योंकि मैं जॉब में रहते हुए सीए बना था, तो उस टाइम जब जैसे रिज़ल्ट आया तो मुझे 1 महीना तो ये लग गया सोचने में कि क्या मुझे जॉब कंटिन्यू करनी है, नए जॉब के लिए आगे जाना है, या फिर प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट होना है, क्योंकि शुरू से ये था कि मुझे अपने लिए काम करना है। तो 8 से 9 साल तो मैं जॉब कर चुका था, तो जॉब का भी एक्सपीरियंस था, काफ़ी सीनियर्स के साथ काम किया, टीम के साथ काम किया। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब अपने लिए काम किया जाए। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने अपने दोस्तों से एडवाइस लेनी शुरू की कि क्या करें, किस तरीके से करें, या फिर टीचर्स लोगों के कॉन्टैक्ट में आया कि किस तरफ से कैसे शुरुआत करनी। तो कुछ सीनियर्स जिन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने ये डिसीजन लेने में उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार देखो, अगर प्रैक्टिस पे जाना है, अपने लिए काम करना है, अपनी एक फर्म बनानी है, तो यही राइट टाइम है। क्योंकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद तो सोचेगा कि अब पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर हम जाएँगे फर्म ओपन करेंगे, तो मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों ने भी यही सोचा था, और अब हम उस जॉब में उस पोजीशन पे आ गए, या फिर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई है कि अब मैं स्विच नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये राइट टाइम है। अभी आप रिस्क भी ले सकते हो, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है। क्योंकि जब आप सैलरी पे काम करते हैं तो आपको पता है कि 30 दिन काम करने के बाद सैलरी क्रेडिट होगा। और मैं क्योंकि इतने सालों से जॉब में था, तो वो सैलरी लेने की आदत भी मेरी हो गई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही था कि क्या मैं वो सैलरी लेने वाली आदत भुला पाऊँगा? क्योंकि जब हम अपने लिए काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो 30 दिन के बाद पैसा मिलेगा ही। क्योंकि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्वार्टरली हो, किसी के साथ एनुअली हो, कोई 6 महीने में पैसा दे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था। तो मैंने कहा चलो इस चैलेंज को आज ही जी लिया जाए, क्योंकि 10 साल बाद और सोचूँगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि 1 महीने के सारे सोचने के बाद कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। और जब मैंने अपना शुरू किया, तो मैंने मिलना-जुलना शुरू किया, हर अपने फर्स्ट बॉस से मिलना, सेकंड बॉस से, जहाँ जिनके साथ मैंने काम किया, सबको मिलना जब शुरू हुआ, सबको मिठाई खिलाने के बहाने ही उनसे मिलना शुरू हुआ। तो मैंने उनको बताया अपने बारे में कि सर मैं ऐसे-ऐसे डिसीज़न ले लिया है, अब अपने लिए काम करना शुरू कर रहा हूँ। तो अब आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? तो मेरे लिए, मुझे याद है, जो मेरे फर्स्ट बॉस को मैंने बोला था कि सर मेरे जो फेलियर्स का टाइम मैंने इंडस्ट्री में बिताया, इट मीन्स कि मेरे जो एग्ज़ाम के फेलियर वाले डेज़ थे, तो वो ये उन्होंने एक बात बोली थी कि अमित, वो तुम्हारे फेलियर के डेज़ नहीं थे, उसमें जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो सीखा, टीम को मैनेज करना, टीम को लीड करना, मोटिवेट करना, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना, प्रेशर को हैंडल करना, वो सब काम आने वाली है जब आप प्रैक्टिस में जाओगे। तो जब मैं प्रैक्टिस में शुरू हुआ, तो अब यही था कि क्या मैं वो ऑडिट, टैक्सेशन और लीगल मैटर्स के काम देखूं। बट इनिशियली लेवल पे शुरू-शुरू में मुझे ये सब काम काम कौन देगा, जब ऑलरेडी कि सबके पास सीए हैं ही, या अच्छी-अच्छी कंपनीज़ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास तो सीए होते ही हैं। तो मैं कैसे अपनी एक स्पेस क्रिएट करूं? तो मैंने कहा यार ये सब तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग ही करते आ रहे हैं। इनकम टैक्स के केसेज़ हैं, जीएसटी के केसेज़ हैं, या लीगल कंप्लायंसेज़ हैं, तो अब कौन-सा ऐसा रास्ता है जो मैं करूँ, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने देखा मैंने जॉब किस चीज़ में की है। तो मैं जॉब में हमेशा बिज़नेस की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, प्रोजेक्शंस, एक तरीके से ऑपरेशंस की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। बिज़नेस परफॉर्मेंस एनालिसिस मैं करता था। तो मैंने कहा चलो यही शुरू किया जाए, यही काम करेंगे। तो इसमें मुझे फिर धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट्स, और जो स्टूडेंट लाइफ़ से जो मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, उनको जब मैंने बोलना शुरू किया कि सर मैंने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, अपनी फ़र्म ओपन की है, और मैं इन्वेस्टर्स के साथ जो किसी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोफ़ेशनल हो इंडिपेंडेंटली, जो उनको बताए कि उनके पैसे का फ़ंड यूटिलाइज़ेशन क्या हुआ,
बिज़नेस परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मंथली बेसिस पे उनको बताए, कॉस्टिंग मेजरमेंट में उनकी हेल्प करे। इस टाइप से काम लेना शुरू किया और मेरे 1 टू 1 जो कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए थे स्टूडेंट लाइफ से, वही फिर धीरे-धीरे रेफ़रेंसेस में कन्वर्ट हो गए। लाइक मुझे याद है पहला जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो यूएसए का एक स्टार्टअप का पूरा फाइनेंस हैंडल करने का मिला। वो मेरे जॉब के रेफरेंस के जॉब में जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ उनके रेफरेंस से मुझे मिला। इंटरव्यू कंडक्ट हुए, मैंने इंटरव्यू मतलब आपको रेफरेंसेस से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके बाद तो आपकी रियल क्वालिटी और आपके अंदर जो स्किल है वो फिर रियल रोल प्ले करता है। मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुआ, फिर मैंने बाद में की उनकी प्रिपरेशन, उनके सवाल जवाब देना, ये सब जब मैंने अच्छा किया तो काम मिल गया। फिर उनके साथ 6 महीने एसोसिएट होकर काम किया, अच्छे से प्रेशर लिया, चीज़ों को समझा। और मेरी शुरू से आदत है जॉब के टाइम से ही कि मैं ये कभी नहीं देखता था कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या मुझे पैसे के हिसाब से काम करना चाहिए। फर्स्ट ईयर की जॉब से ही मैं हमेशा ये सोचता था यार बहुत मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। अब मुझे ये अपने आप को इस बात के लिए नहीं रोकना है कि मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, मुझे पैसे कम मिल रहे, मुझे बस ये था कि काम मिलना चाहिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना, वीकेंड पे भी काम कर लेना, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा के काम कर लेना, वो एटीट्यूड पहले से ही डेवलप था। तो अपनी प्रैक्टिस में गए तो नया-नया काम मिला, तो ये नहीं देखा कि छोटे क्लाइंट मिल रहे हैं, छोटा काम मिल रहा है, छोटे बिज़नेस की एनालिसिस मिल रहा है। मैंने उतने ही डेडिकेटली, उतने ही टाइप से रिपोर्ट्स बनाना, वो उतने ही टाइप से मैनेजमेंट को प्रेज़ेंट करना, उनको फ़ील कराना कि भई आपने मुझे काम दिया वो बहुत स्पेशल काम है। फिर उन्होंने रेफ़रेंस देना शुरू किया, यार अमित एक लड़का है जो बिल्कुल हट के काम कर रहा है। वो पुराने सीए लोगों की तरह बात नहीं करता है या पुराने सीए की तरह एक्ट नहीं करता कि जीएसटी की बात आई तो हम आपसे बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात आई तो बात करेंगे, साल में एक बार स्टैट ऑडिट कर देंगे। वो नहीं यार, वो आप उसको आज बुलाओगे वो आज आ जाएगा, वीक में बुलाओगे वो आ जाएगा, मंथली उससे पूछोगे, रिपोर्ट्स पूछोगे वो आ जाएगा। फिर मुझे काम ऐसे मिलने लगे कि कोई यूएसए में एंटिटी है, कनाडा में एंटिटी है, यूके में एंटिटी, उनके कंप्लायंसेस वहाँ के प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, लेकिन उन प्रोफेशनल्स को डाटा देने का काम, उनको याद दिलाने का काम, उनके चीज़ों को रीचेक करने का काम और मैनेजमेंट को बताना। तो मैं एक वो ब्रिज बनता चला गया मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी है। तो मैंने देखा ये मैनेजमेंट एक सीए से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली कि आप लीगल कंप्लायंसेस उनको बताओ, टेक्निकल लैंग्वेज में उनसे बात कर दो। वो ये चाहते हैं कि उनकी एक लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कोई उनको उनके बिज़नेस की बात करे। चाहे वो बिज़नेस उनका इंडिया में है, चाहे यूएसए में है, कनाडा में है, यूके में है, हर जगह की वो कंप्लायंसेस की बात करो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो धीरे-धीरे मैंने उनके बिज़नेस को समझना शुरू किया, बिज़नेस में इन्वॉल्व होना शुरू किया, उनकी अकाउंटिंग टीम को गाइड करने लग गया, टीच करने लग गया। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों को सब सिखा दूँगा तो मेरी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैंने सब कुछ सिखाया, जो भी मेरे से एसोसिएट हुए मैंने बिल्कुल दिल से उनको सिखाया। और मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी को ये फ़ील हो भी गया कि इसने मुझे सब कुछ सिखा दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही सोच के आगे बढ़ जाता था कि क्या पता मैं इसके बड़े के लिए बना हूँ, इन बड़ी चीज़ों के लिए मैं बना हूँ, यहाँ से मुझे निकलने का टाइम आ गया है। तो मैं कभी रुका नहीं कि नहीं मुझे इसको नहीं सिखाना है, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा, वैसे मेरा वो एटीट्यूड जो दूसरों को सिखाना है वो बहुत हेल्पफुल रहा। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ काम के बारे में, टीम से मिलता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी नेगेटिव नहीं रहता कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। मैं हमेशा वो टीचिंग के मोड में ही रहता हूँ, गाइडेंस के मोड में ही रहता हूँ, ताकि और मैं भी हमेशा जब अपने सीनियर से मिलता हूँ तो स्टूडेंट बन के ही मिलता हूँ, अपने क्लाइंट से मिलता हूँ तो स्टूडेंट बन के मिलता हूँ। उनको हमेशा फ़ील कराता हूँ कि सर आपने तो बिज़नेस में इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, मैंने तो अभी शुरुआत की है, अपने बिज़नेस की तो शुरुआत की है मैंने, 1.5-2 साल ही तो हुए, तो आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो वो भी मुझे सिखाते हैं, वो भी मेरी डाँट लगाते हैं, मुझे समझाते हैं कि अमित आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। आज भी मैं किसी की भी डाँट का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। अभी भी मेरी स्टडी तो कंटिन्यू है ही। तो मेरा सबसे बड़ा जो रोल मेरे काम में अभी भी हेल्पफुल रहा है वो मेरा स्टूडेंट बन के रहना। कभी भी इस बात का ये नहीं ईगो लेके आना कि मैं तो सीए बन गया, मैं तो लोगों से टेक्निकल लैंग्वेज में ही बात करूँगा। नहीं, सिंपल हाँ, एक चीज़ मैंने सीखता चला गया कि कैसे लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्लाइंट जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग की टिप्स मैंने लेनी शुरू की कि लोग सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, लोग बात कैसे करते हैं, उनका रिएक्शंस कैसा होता है, क्या हाव-भाव होते हैं। और हमारी सीए में भी जो ट्रेनिंग्स हुई थी, वो जैसे जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग, उसमें यही सब सिखाया था कि कम्युनिकेट कैसे करें। तो मैंने धीरे-धीरे अपने आप को अपनी फर्म का सेल्स पर्सन बनाया, या आप उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो बिज़नेस डेवलपमेंट
ऑफिसर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और मैं लोगों से मिलना मैंने शुरू किया और अपने काम के बारे में बताना शुरू किया, और ये बिना सोचे कि ये मुझे काम देंगे या नहीं देंगे। तो जिनको मैंने 6-6 महीने तक बोला कि सर मैंने काम शुरू कर दिया, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं सिर्फ काम के बारे में बताता था कि मैं सर ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, सर एक मौका दीजिए। जैसे कि मुझे याद है, मैं ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता था कि यार इनकम टैक्स तो आप लोग करो इंडिया का, मैं तो सिर्फ यूएस का ही करूँगा। और मैं ऐसे जो यूएस में मेरे क्लाइंट्स हैं जो, या इंडिविजुअल जिनको मैं जानता हूँ, उनको ऐसे बोलता था सर आप अपना रिटर्न कब दोगे मुझे करने के लिए। तो वो धीरे धीरे उन्होंने काम भी दे दिया, और मैंने फिर लास्ट ईयर काम भी किया। मैं ऐसे ही बोलता था यहाँ की जीएसटी तो आप लोग संभालो, मैं तो यूएसए का सेल्स टैक्स देखूंगा, तो मुझे सेल्स टैक्स का काम आ गया। और फिर आज इस लेवल पे आ गई कि अब पुरानी एंटिटीज़ के भी अगर सेल्स टैक्स के नोटिस जा रहे हैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। अब उसका जवाब देने के लिए मुझे उसके डिपार्टमेंट से बात करनी, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं डेली तो 10 बजे सो जाता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ और मुझे आज भी सो जाना है, नहीं। अब जैसे लास्ट नाइट मैं 4 बजे तक जगा, फिर उससे 2-3 दिन पहले मैं रात के 4 बजे तक मैंने डिपार्टमेंट में बात की, सीखा उनसे कि कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया। तो मुझे मज़ा आता है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी चैलेंजिंग टास्क मिल जाता है, फिर मैं ये नहीं देखता कि यार 11 बज गए, 12 बज गए, 2, 3, 4। आई थिंक एक बार हमने यूएसए का जब इनकम टैक्स का काम कर रहे तो रात रात भर जगे, 3-3 बजे तक जगे। तो मुझे मज़ा आता है। तो वो सीखने वाला जो एटीट्यूड है वो आज भी है, और शायद इसी वजह से बहुत हेल्पफुल वो हो रही है कि मुझे काम भी मिल रहा है, मैं काम कर भी रहा हूँ और अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एक नई प्रैक्टिस शुरू कर दी, जहाँ मैं बिजनेसेस की परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहा हूँ, जहाँ मैं टेक्निकल कंप्लायंसेस देख रहा हूँ ओवरसीज एंटिटीज़ की। फिर धीरे धीरे टीम बन गई। अब जैसे सुमित सर हैं, वो पूरा का पूरा इंडिया कंप्लायंस देख रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जीएसटी का कंप्लायंस देख रहे हैं, इंडिया का इनकम टैक्स देख रहे हैं। और फिर हम धीरे धीरे हमने फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में एंट्री ले ली, और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हमने देखा कि जो क्लब्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी कैसे कॉस्टिंग होती है, उनके कैसे बिजनेस परफॉर्मेंस हम मेजरमेंट करें। उसके लिए हमने एक अकाउंटिंग टीम बना ली। मुझे उनके अकाउंटेंट पे उतना भरोसा नहीं होता जितना अपनी अकाउंटिंग टीम पे। मैं अपनी अकाउंटिंग टीम को वैसे ही गाइड कर पा रहा हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। इतनी परफेक्ट एनालिसिस होनी चाहिए ताकि मेरी रिपोर्टिंग स्ट्रांग हो, ये इग्नोर करते हुए कि ये मुझे कितना पैसा दे रहा है और वो मुझे ज़्यादा दे रहा है, ये मुझे कम दे रहा है, क्योंकि मैं अभी इस स्टेज में हो ही नहीं कि लोगों को मैं जज करूं कि कौन कितने पैसे दे रहा है। तो हम कोशिश इसी, अभी जो मेरी पूरी टीम जो एफर्ट लगा रही है वो इसी की काम जो मिला है उसमें बेटर क्वालिटी, बेटर लर्निंग कैसे निकालें, अपनी स्किल कैसे डेवलप करें। तो आज भी मैं कहूँगा कि मेरी प्रैक्टिस जैसा मैंने सोचा था उसकी उम्मीद से ज़्यादा सही तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी टीम परफॉर्म कर रही है, मेरी फर्म अच्छा काम कर रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं जो एसोसिएट हैं मेरी फर्म से, सबके अंदर वही एटीट्यूड है कि सीखना है, कुछ ना कुछ आज सीख के ही घर जाना है। वही मेरा एटीट्यूड है, वही टीम का एटीट्यूड है। तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, और जो जर्नी है आफ्टर सीए वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं वैसे ही जी रहा हूँ जैसा मैंने सोचा था, जो मेरे स्टूडेंट लाइफ से जो बिफोर सीए था। अब जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि देखो सीए बनने से पहले जो भी तुम सैलरी ले रहे हो वो मेरे लिए सैलरी है ही नहीं, वो मेरे लिए कमाई है ही नहीं, वो तुम्हारे ट्रेनिंग का पार्ट है, स्टाइपेंड का पार्ट है। तो मेरे भी दिमाग में ये रहता था, हाँ यार अभी तो मैंने कमाया ही कुछ नहीं है, ये मैनेजर की पोजीशन तो ऐसे ही है। असली में रियल पोजीशन तो तभी होगी जिस दिन मैं सीए बनूंगा, जिस दिन मैं मेल में या कहीं भी नीचे डेजिग्नेशन में यूज करूंगा, या फिर वो सीए का जो नाम है वो अपने नाम के साथ ऐड करूंगा, सीए अमित कुमार। तो वो सब चीज़ों को इमेजिन करना, उसके लिए जब मेहनत करते हो आप तो फिर आपको डर नहीं लगता। मेरे पास अब इस टाइम खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो पाना है। तो सब कुछ पाने के लिए मेरे पास सब तरीके भी हैं भाई। वर्किंग स्पेस है, मैंने शुरुआत अपने घर से की थी। सीए बनने के बाद जो मेरा स्टडी टेबल था वही मेरा वर्किंग टेबल बना। जिस रूम में चार्ट्स लगे रहते थे मेरे, वो जीएसटी के और ये सब रिवीजन के चार्ट्स रहते थे, वहीं पे वो वर्किंग कोट्स लगे और वहीं से काम शुरू किया। फिर 2-3 महीने बाद फिर मैंने एक वर्किंग स्पेस ले लिया जहाँ पे हम अलग से बैठ के पूरी टीम, धीरे धीरे टीम में लोग ऐड होते चले गए और काम हमने शुरू कर दिया। और फिर जब ऑफिस शुरू किया तो हमने एक सोसाइटी के अंदर किया, तो सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम हो गई मेरी टीम का आना जाना। तो अब या तो हम उनसे बहस करें, लड़ें, या फिर अच्छा है कि हमें तो आगे बढ़ना है। तो मार्केट में शिफ्ट हो गए, और मार्केट में यहाँ पे बिजनेसेस हैं सारे, कोई इशू नहीं है ना, और यहाँ का स्पेस और अच्छा है। तो हमेशा मैं यही सोचता रहा कि कहीं से अगर आपको धक्का दे के भगाया जा रहा है या कहीं से आपको कोई कहीं से निकाला जा रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार
कर रही है। भगवान चाहता है कि भाई अब इस जो वो कुएं के जो मेंढक होते हैं, जिनको कुआं ही सब कुछ लगता है कि भैया बाहर निकलो, देखो बाहर भी कुछ है ना। तो मैं हमेशा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं रहता कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे फेलियर बोलेंगे, लोग मुझे सक्सेस बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस आपके उन्हीं लिमिटेड लोगों को पड़ता है आपसे, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपके वो हैं फैमिली मेम्बर्स। दोस्त मेरी तारीफ़ कर दे, दोस्त मेरी बुराई कर दे। अब जैसे आप हो, आप मुझे मेरी बुराई कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे ऊपर हंस दोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हंसा है, मैं तो चला जाऊंगा। आप हंसते रहो, उसमें क्या। तो मुझे ये कोई लेना देना नहीं है मुझे कौन क्या बोलता है। बट ये है कि हाँ, मुझे मेरी किताबें जो पसंद है वो मैं पढ़ता हूँ, वो काम जो पसंद है वो मैं करता हूँ, हर वो एक्टिविटी जो मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप स्टूडेंट लाइफ में भी रहो या प्रोफेशनल लाइफ भी जियो, उसमें फ़िटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देना। क्योंकि कोई भी जो पर्सन है वो ऐसे ही लोगों से मिलना चाहता है जिसके चेहरे पे एक स्माइल रहे, जो एनर्जेटिक रहे बंदा। कोई वो ढीला ढाला बंदा, मरा सा बंदा कोई पहुंच जाए किसी के पास, तो लोग उसकी नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने ये सब देखा है, तो ये सब मैंने सीखा भी है, स्टडी में भी, इसके ट्रेनिंग्स में भी ये सब सिखाया गया है। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों से भी मैं मिलता हूँ जो सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो उनको ना हर जगह एडजस्टमेंट्स करना होता है, क्योंकि सोचना तो उनका कुछ और चल रहा है, बोलना कुछ और चल रहा है, करना कुछ और चल रहा है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वही बोलूँ, वही सोचूँ और वही करूँ, उसमें कोई डिफरेंस ना रहे। तो आई एम एन्जॉइंग माई जर्नी। कोई किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं है। मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, सही है, और मैं इसको अगर उतना परफेक्ट तरीके से चल रहा है तो उसको सही बनाऊंगा। मैं किसी के बोलने पे अपना डिसीजन नहीं बदलता कभी भी। किसी के फेलियर बोलने से मैं फेलियर नहीं हो गया, किसी के सक्सेस बोलने से मैं सक्सेस नहीं हो गया। सक्सेस और फेलियर डिसाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, और एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ये जज करेंगे कि मैं सक्सेस हूँ या फेलियर हूँ, और वो है मेरे पेरेंट्स। और मेरी माँ ने मुझे उसी दिन सक्सेस बोल दिया जिस दिन मैं सीए बन गया था, और मेरे पापा तो बचपन से मुझे सक्सेस मानते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बस याद है मेरे पापा ने एक ही बार मुझे फेलियर माना था, जब मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में मैं प्रोमोट हुआ था 1 नंबर से, मैं फेल हो गया था, तो 1 नंबर मुझे दे दिया था। तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, या पापा को भी इंसल्ट किया गया कि क्या फ़ायदा है, देखो इस बंदे को तुम गांव से लेके आए, यहाँ पे तो ये पढ़ नहीं रहा है। तो मुझे याद है कि 9th क्लास से मेरा बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप उसे कह सकते हो, कि जब मैं पढ़ाई की तरफ ऐसा गया। तो 9th में मैं जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म होते हैं, तो मैंने पापा को उस 8th में जो फेल हुआ था 1 नंबर से, तो मैंने पापा को बोला मैं 9th में ना फर्स्ट आऊँगा। तो फर्स्ट टर्म में मैं फर्स्ट आ गया। तो पापा बोले ये तो वैसे ही है भाई, ये तो कोई थोड़ी ना रियल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम थोड़ी ना है। फिर सेकंड टर्म में भी मैं फर्स्ट आ गया। पापा तब भी बोले यार ये सब कोई नहीं भाई, जो फाइनल होता है ना वही होता है फाइनल, उसमें बात करेंगे। तो फाइनल टर्म आया, तो उस टाइम मैं जिस स्कूल में गया था तो उसमें एक लड़की थी जो कभी सेकंड आई ही नहीं थी। तो मेरा कंपटीशन उससे ही था, और सब बोलते थे ये आ ही नहीं सकती सेकंड, ये तो हमेशा फर्स्ट ही आती है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में वो आ गई किसी भी तरीके से सेकंड, लेकिन फाइनल में तो ये ही आएगी फर्स्ट। पर मेरा एक बचपन का दोस्त, उसने मुझे बोला यार फाइनल टर्म में भी ना मेरा दिल कह रहा है तू ही फर्स्ट आएगा। और हुआ भी यही कि 9th में मैं फर्स्ट आया। और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी मेरे पापा के चेहरे पे, कि वो जो प्राउड मोमेंट था, मैंने बस उसी दिन से उनकी नज़रों में मैं सक्सेस था उनके लिए। कोई फेलियर वाली बात उन्होंने कभी की ही नहीं, और ये सीए के तो फेल पास का तो उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। उनके लिए नॉर्मल एग्ज़ाम्स है भाई, ठीक है फेल हुआ तो क्या हुआ है। हमेशा भी मैंने पहले भी डिस्कस किया ना, वो कहते थे कि यार एक लड्डू तो हमेशा तेरे हाथ में है ही, वो है नौकरी। दूसरा लड्डू पता नहीं जब मिलेगा, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, है ना। कई बार पेरेंट्स को लगता है, स्पेशली माँ को ऐसा लगने लग जाता है मेरा बेटा मेहनत तो इतनी करता है, फेल हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी मेहनत नहीं हो रही है उतनी जितनी चाहिए, जितनी मेहनत हो जाएगी उतनी बन जाएंगे सीए, है ना। ये फॉर्म भी बड़ी तभी होगी ना जब हम उस लेवल की मेहनत करेंगे। तो अभी हम जितनी मेहनत करें उस हिसाब से सही चल रहा है। आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं, आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे इन सब चीज़ों से। और हम लोग बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम सारे ऑलमोस्ट उसी सेम जर्नी से गुजर रहे हैं।
या गुजरेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और कोशिश करूँगा कि अपनी जॉब की जर्नी में किस किस पोजीशन पे जब मैंने काम किया तो क्या स्ट्रगल मैंने फेस किया, कैसे उसको टैकल किया मैंने, वो भी डिस्कस करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।